बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गेटवे टू फ़िज़िक्स चैनल के ऊपर हम 10th क्लास की फ़िज़िक्स के 3rd चैप्टर को डिस्कस कर रहे हैं, ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स। पिछले लेक्चर में हमने रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट को देखा और जो सरफेस लाइट को रिफ्लेक्ट करती हैं दे आर कॉल्ड मिरर्स और रिफ्लेक्टिंग सरफेसेस। मिरर की कंस्ट्रक्शन या मिरर की बनावट जो होती है बहुत एक सिंपल सा प्रोसेस है, अगरचे कि ये चाइनीज़ ने शुरू किया और एक अरसे तक चाइनीज़ ने इसको दुनिया से पोशीदा रखा और आईना साजी का फ़न जो था वो चाइनीज़ तक महदूद रहा। बाद में जो है तो ये पूरी दुनिया में, ये भी एक पूरी स्टोरी है, बाहर तौर हमारे स्कोप से बाहर है तो हम अपनी गुफ्तगू को महदूद रखेंगे। ये मेरे पास एक सिंपल मिरर स्ट्रिप है। पिछले लेक्चर में भी हमने इसके ऊपर गुफ्तगू की कि ये एक मिरर स्ट्रिप है, इसके साथ लाइट टकराती है। दिस इज़ कॉल्ड प्लेन मिरर। आप देख सकते हैं कि बिल्कुल इसकी सतह हमवार है, बिल्कुल सीधी है, इसमें कोई कर्व नहीं है, ये कोई स्फेरिकल इसके अंदर नेचर हमें नज़र नहीं आता या नहीं मिलता। उसके मुकाबले में अगर आप इसको देखें तो आपको वाज़े तौर पे नज़र आएगा कि इसमें छोटा सा कर्व या छोटा सा बेंड पाया जाता है। अब उस कर्व या उस बेंड के कुछ अपने इम्प्लिकेशंस हैं, उनके कुछ अपने डिटेल्स हैं जो कि इंशाल्लाह हमारे आने वाले दिनों में हम डिस्कस करेंगे। लेकिन हमारे पास दो किस्म के बेंड मिलते हैं। एक में जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है वो बाहर को उभरी हुई होती है, बाहर को निकली होती है, बल्ज आउट कर रही होती है, एंड दिस सॉर्ट ऑफ मिरर इज़ कॉल्ड कन्वेक्स मिरर। मैं बार बार इसको, क्योंकि हमने आगे चल के कुछ मिरर से हट के भी गुफ्तगू करनी है, और जिसमें ये जो सतह अंदर की तरफ होती है तो दिस इज़ कॉल्ड कनकेव मिरर। बोथ आर द पार्ट ऑफ स्फेरिकल मिरर। ये दोनों स्फेरिकल मिरर का है। अब स्फेरिकल मिरर्स बनाए कैसे जाते हैं, बनते कैसे हैं, तो उसके ऊपर अभी हमने थोड़ी सी गुफ्तगू करनी है। यहाँ पे कुछ छोटी छोटी टर्म्स आएंगी, तो मैं ये चाहूँगा कि हमारे स्टूडेंट्स जो हैं उन टर्म्स को जो है ज़हन नशीन करें, क्योंकि वो बहुत दूर तक हम इस्तेमाल करेंगे और वो सिर्फ मिरर्स में नहीं, लेंसेज के अंदर भी इस्तेमाल में आएंगी और उसी तरह ही लगभग होंगी। अब सबसे पहले हम बात करेंगे कि ये स्फेरिकल मिरर्स आखिर बनाए कैसे जाते हैं। यह आप कह लीजिए कि हमारे पास एक बहुत बड़ा ग्लोब है, बहुत बड़ा स्फेयर है। पता नहीं ये एक अच्छा स्फेयर है या नहीं, बाहर तौर में कोशिश है कि एक अच्छा आपको लगभग स्फेयर, ये अंदर से खाली है, यानी बना हुआ शीशे से है और अंदर से खाली है। अब किसी तरीके से हम इसको काटते हैं, इस पर कट लगाते हैं और उसको, यानी इस स्फेयर को हमने किसी तरीके से उसमें से एक टुकड़ा काट लिया। चूँकि ये गोला था, ये स्फेयर था, तो नेचुरली अगर आप इनको इकट्ठा करें, जैसे कि आप देख लें, तो ये छोटे छोटे पीसेस अगर आप इनको ये इसमें से काटते जाएं तो हमें कुछ इस किस्म के ग्लास के टुकड़े मिलेंगे। मैं बार बार लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहा हूँ कि हमें शीशा मिलेगा, हमें आईने नहीं मिलेंगे, आईना हम उनको बनाएंगे। अब उसको मैं यहाँ पे आपको समझाने के लिए, आपकी समझ के लिए, ये मैंने एक टुकड़ा काट दिया। अब ये ज़हन में रखिएगा कि ये एक स्फेयर का टुकड़ा था जो मैंने काट दिया। अब जब स्फेयर का मैंने टुकड़ा काटा, मैं बाकी को मिटा देता हूँ ताकि स्टूडेंट्स जो हैं फोकस कर सकें, वो अपने जहन में जो मैं चाहता हूँ सिर्फ उसी के ऊपर उनका तवज्जो मरकूज़ रहे, इर्तिकाज़ उधर ही रहे। अब हमने किया ये कि जो रिफ्लेक्टिंग मटेरियल था, सिल्वर की कोटिंग थी, हमने इसके पिछली साइड के ऊपर सिल्वर की कोटिंग की। मैं उसको कुछ ये इससे ज़ाहिर करता हूँ, और उसके बाद हमने कोई पेस्ट लगाया कि ये इससे डस्ट ऑफ ना हो जाए, इससे झिड़े नहीं, इसके ऊपर परमानेंट हो जाए। तो ये कुछ यहाँ पे अगर आप देख लीजिए तो ये जो ऑरेंज कलर का ये जो आपको कोई पेस्ट लग रहा है, ये वो पेस्ट है। सो दिस इज़ द पेस्ट। ये पीछे जो सरफेस आपको नज़र आ रही है सिल्वर की कोटिंग है, और उसके नतीजे में अब
ये तो इसकी नॉन रिफ्लेक्टिंग सरफेस हो गई, यानी अंदर वाली सरफेस या सतह, जैसे कि आप देख सकते हैं ये नॉन रिफ्लेक्टिंग हो गई। इधर मैं लिख देता हूं नॉन रिफ्लेक्टिंग सरफेस। तो अब कॉमन सेंस है, अंदर वाली तो नॉन रिफ्लेक्टिंग हो गई, ये जो इसकी सरफेस बाहर को उभरी हुई है ये रिफ्लेक्टिंग हो गई। तो इसकी जो आउटर या प्रॉपर लफ्ज है बल्जिंग आउट सरफेस इज रिफ्लेक्टिंग। जब आपको बल्ज आउट की हुई सरफेस रिफ्लेक्टिंग मिल जाए तो इस किस्म के मिरर को हम कहते हैं कन्वेक्स मिरर। पहली चीज तो स्टूडेंट्स के लिए इंपॉर्टेंट ये है कि आपको कन्वेक्स मिरर, क्योंकि ये अक्सर प्रैक्टिकल में भी पूछा जाता है और अक्सर स्टूडेंट इसी चीज को कि कन्वेक्स को हम कैसे डिफाइन करें, सो दिस इज द वे। अब आपने देखा था कि पिछले ये जो हम गुफ्तगू कर रहे थे इसमें हमने बैक साइड जो थी उधर पेस्ट लगाया, अभी हम आउटर साइड के ऊपर यही जो रिफ्लेक्टिंग केमिकल है, जो सिल्वर की कोटिंग है, ये करते हैं और फिर उसको सील कर देते हैं, उसके पीछे कुछ लगा देते हैं। और ये काम हमने किया इस दूसरे मिरर में। अगर आप देख लीजिए तो इसका जो बाहर वाली सरफेस है उधर हमने पहले सिल्वर की कोटिंग की और फिर ये ऑरेंज, ये जो पेस्ट है ये हमने इसके ऊपर पेस्ट कर दिया। मकसद सिर्फ इतना है कि ये जो इसमें सिल्वर है वो किसी भी वजह से इससे हटे नहीं, इससे झड़े, वरना बड़े मामूली से ये आप देख सकते हैं, ये हमारे पास है, इसको अगर हम किसी भी शार्प ऑब्जेक्ट से इसको थोड़ा सा रब करेंगे तो ये हटना शुरू हो जाएगा। और उसके ये भी याद रखिएगा कि ये हमेशा ऑरेंज नहीं होता, जैसे कि आप देख सकते हैं इट्स ग्रेइश कलर। तो मकसद इसका कोई टेक्निकली इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, सिर्फ इतनी बात है कि इसका ये जो पेस्ट हमने लगाया इसका मकसद ये है कि इससे ये जो सिल्वर की कोटिंग है ये ना हटे। अब इसकी जो बल्ज आउट सरफेस है ये नॉन रिफ्लेक्टिंग है, वहां पे देखिए बल्ज आउट सरफेस रिफ्लेक्टिंग थी। अब सारी बातें उलट करते जाइए, ये जो सरफेस है इसकी जो बल्ज इन सरफेस है यानी अंदर को धंसी हुई जो सरफेस है वो रिफ्लेक्टिंग है। और इस किस्म के स्फेरिकल मिरर, अब देखिए ये दोनों स्फेरिकल मिरर्स हैं, इसको हम कहते हैं कॉनकेव मिरर। पहली बात जो आपके जहन में होनी चाहिए कि कनकेव मिरर क्या होता है, कन्वेक्स मिरर क्या होता है। अब ये जिस स्फेयर से हमने काटे हैं उसका कोई सेंटर भी होगा, नेचुरल सी बात है, हर स्फेयर का सेंटर होता है। इसके सेंटर को जो है, और वो इसका भी सेंटर होगा, इसका भी सेंटर होगा, क्योंकि ये दोनों एक ही स्फेयर से बनाए गए हैं। इस सेंटर को हम कहते हैं, चूंकि ये हमारे पास कर्व्स हैं तो इसलिए हम इस पॉइंट को कहते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर, which is denoted by capital C. This is the most common notation जिससे हम इसको शो करते हैं। अब ये जो मिरर आप देख रहे हैं, इस मिरर का जो सेंटर है जो कि लगभग ये हो जाता है जहां मेरी ये चौक इसको हिट कर रही है, इसका जो ज्योमेट्रिकल सेंटर ऑफ द मिरर इज कॉल्ड, ये बिल्कुल इसके दरमियान में आएगा, इसको हम कहते हैं पोल, विच इज डिनोटेड बाय कैपिटल P। मैं बार बार, क्योंकि इधर नोटेशन में कैपिटल और स्मॉल के बिल्कुल डिफरेंट मीनिंग्स होते हैं, सो बी केयरफुल स्टूडेंट्स कि आपने इसको, ये जो इसका ज्योमेट्रिकल मिरर सेंटर ऑफ दिस मिरर जो कि लगभग ये पॉइंट बन जाता है, ये एक नुक्ता है, ये पॉइंट जो है दिस इज कॉल्ड द पोल। हम इस पोल को और इस सेंटर ऑफ कर्वेचर को एक एक्सिस के जरिए ज्वाइन करते हैं। आपको पता है कि एक्सिस दोनों साइड पे, आपने ऑलरेडी एक्स एक्सिस वाई एक्सिस पढ़ा है, हम इसको दोनों साइड के ऊपर इनफाइनाइट इनडेफिनेट लेंथ तक एक्सपेंड कर सकते हैं। ये जो एक्सिस है ये कहलाती है प्रिंसिपल। ये वही प्रिंसिपल हैं जो हमारे स्कूल में होते हैं, ये असूल वाला प्रिंसिपल नहीं, बड़े वाला प्रिंसिपल है। ये जिसको हम एप्लीकेशंस लिखते हैं तो ये वही प्रिंसिपल है। प्रिंसिपल एक्सिस
दिस एक्सिस, ये मेन प्रिंसिपल, सो अब ये एक्सिस दो पॉइंट्स में से गुजरेगी, सेंटर ऑफ कर्वेचर से गुजरेगी और पोल से गुजरेगी। और आप देख सकते हैं कि मैंने दोनों साइड पे एरो दिया हुआ है, दैट मीन्स कि ये दोनों साइड पे आप एक्सपेंड कर सकते हैं। पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर का एग्जैक्टली मिडल, बिल्कुल अगर आप रूलर रख के इनको मेजर करें, यहाँ पे आपको शायद एग्जैक्ट सेंटर नज़र ना आए, तो उसमें जो है तो मेरा वो है, अगर आप इसको ड्रॉ करेंगे तो इट विल बी एग्जैक्टली इन द सेंटर। दिस पॉइंट इज कॉल्ड फोकस। अब फोकस होता कहाँ है? पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बिल्कुल बीचों बीच। सेंटर ऑफ कर्वेचर से पोल तक के फासले को अगर आप गौर से देखें, मैं इसको ड्रॉ करता हूं, तो ये हमारे पास रेडियस बन रहा है। सो इसको हम सेंटर ऑफ कर्वेचर से पोल तक के फासले को हम कहते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर, यानी ये जो कर्व हमने दी हुई है ये इसका रेडियस है। अगर दोनों को देखेंगे तो फिर रेडियाई कहेंगे, लेकिन एक वक्त में आपको एक ही मिलेगा। सो हमें पोल सेंटर ऑफ कर्वेचर का पता चल गया, पोल का पता चल गया, फोकस का पता चल गया, रेडियस ऑफ कर्वेचर का पता चल गया। और ये भी याद रखिएगा कि फोकस जो होता है ये बल्कि फोकस से लेकर पोल तक का जो फासला है, देखिए पॉइंट्स जो हैं उनको तो हम कैपिटल लेटर से जाहिर कर रहे हैं, लेकिन जो फासले हैं फोकस से लेकर पोल तक का जो फासला है इसको कहते हैं फोकल लेंथ, which is denoted by small f। अब जरा फर्क देखिए, फोकस को हम जाहिर करते हैं कैपिटल F से, तो अगर आप कभी F लिख रहे हैं कैपिटल, तो कैपिटल F का मतलब होगा कि वो एक नुक्ता है, एक पॉइंट है। लेकिन जब आप स्मॉल f लिखेंगे तो आपका जो रीडर है, आपका एग्जामिनर है, जो भी शख्स है, आपका टीचर, वो उससे यही मुराद लेगा कि आप फोकल लेंथ बताना चाह रहे हैं। तो फोकल लेंथ के साथ फिर आपने आगे उसका जो डिस्टेंस है, वो जो लेंथ है, वो भी आपको मेंशन करनी पड़ेगी। रेडियस ऑफ कर्वेचर को अगर आप हाफ कर लें, r डिवाइडेड बाय 2, तो ये आपको मिल जाएगा f यानी स्मॉल f यानी फोकल लेंथ। सो फोकल लेंथ फाइंड करने का एक तरीका हमारे पास ये भी होता है कि हम r को यानी रेडियस ऑफ कर्वेचर को हाफ कर दें, उसको डिवाइडेड बाय 2। जस्ट लास्ट टू थिंग्स। अब आपने पिछली जो वीडियो थी उसमें देखा कि हमने एक कैंडल को रखा हुआ था और कैंडल को हम एज अ ऑब्जेक्ट लेते हैं। ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स में ऑब्जेक्ट के तौर पे हम एक स्ट्रेट लाइन जिसका एक एरो हेड होता है, हम उसको लेते हैं। और ये मैं ये कहूँगा कि ये मेरे पास एक कनकेव मिरर है, ये मेरे पास प्रिंसिपल एक्सिस है, ये मेरे पास पोल है। ऑब्जेक्ट का मिरर से, जो यहाँ पे मैं अभी मिरर की बात कर रहा हूँ, जब लेंस की बात होगी तो यही बात पर लेंस के लिए भी हो जाएगी। ऑब्जेक्ट का मिरर से जो फासला है दैट इज डिनोटेड बाय स्मॉल p, या हमारी अभी केपी बुक्स में स्मॉल p की नोटेशन को उन्होंने चेंज कर दिया है DO, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट। अब पिछले लेक्चर में हमने एक इमेज हासिल किया, हमें एक इमेज बन गया, वो हमारी इंशाल्लाह अगली डिस्कशंस में, अगली वीडियोस में आएगा। ये हमारे पास कोई इमेज बन गया, वहाँ भी आपने देखा उल्टा बना हुआ था एक इमेज बाहर तौर। यहाँ से यानी पोल से लेकर ये इस इमेज तक के फासले को जर्नली बुक्स में Q से डिनोट किया जाता है। खैबर पख्तूनख्वा में हमारे यहाँ इसके लिए नोटेशन उन्होंने चेंज करके DI कर दिया है, यानी डिस्टेंस ऑफ इमेज। सो इससे बिल्कुल कंफ्यूज मत होइए कि ये P और Q क्या चीज़ें, दे आर जस्ट नोटेशंस, दे आर जस्ट नेम। कोई नाम आगे पीछे कर देने से, बदल देने से कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ता। सो हमारे पास यहाँ पे ये जो चंद एक चीज़ें आ गई हैं, कुछ पॉइंट्स आ गए हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। और फिर मैं आपको कहूँगा स्टूडेंट्स कि मेरे पास इतना वक्त यहाँ पे वीडियो में नहीं होता कि मैं एक एक डेफिनेशन यहाँ पे लिख सकूँ। सो वो आपकी कन्वीनियंस के लिए वो नोट्स में हर चीज़ पूरी डिटेल में, यूनिट्स वगैरह, साइन कन्वेंशन, वो भी चीज़ें हम यूज़ करेंगे। सो यहाँ पे फोकस हमने मालूम किया, फोकस की डेफिनेशन क्या है,
उसके ऊपर हमारे चूँकि इमेज फॉर्मेशन भी डिपेंड करेगा और उसमें हमारा जो मिरर फार्मूला है या लेंस फार्मूला है, दोनों की डेरिवेशन हमने करनी है। केपी टेक्स्ट बुक में जो है तो उसकी बाकायदा मैथमेटिकल डेरिवेशन है, फेडरल बोर्ड में नहीं है। वो अगर स्टूडेंट्स अगर चाहें तो उसको फिर फॉलो कर सकते हैं, ना चाहें तो वो स्किप कर सकते हैं। सो हम फोकस की डेफिनीशन से इंशाल्लाह अगली गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे। आई होप टिल दिस इट विल बी इनफ। थैंक यू वेरी मच।